क्या होगा अगर कोई कहे कि मतलब सिलेबस को जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करना ही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे केमिस्ट्री जैसे मुश्किल विषय में लोग उलझ कर रह जाते हैं, हाँ, ये बहुत आम बात है। है ना? क्योंकि जब भी कोई 11वीं कक्षा की केमिस्ट्री जैसे भारी भरकम सिलेबस को देखता है, तो सबसे पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैनिक होती है। ऐसा लगता है कि बस स्पीड बढ़ाई जाए, पन्ने पलटे जाएँ और किसी भी तरह दिमाग में बस सारी जानकारी ठूँस ली जाए। और देखिए यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, हुँ, क्योंकि जब समय कम होता है ना, जी। तो लोग दिशा भूल जाते हैं हुँ, और केवल गति यानी स्पीड पर फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है, हुँ, द 60 डे मास्टरी रोड मैप फॉर क्लास 11, हुँ, वो इस पूरी अप्रोच को ही पलट कर रख देती है। ये रोड मैप इस बात पर बहुत जोर देता है कि हुँ, अगर आपकी दिशा गलत है, हुँ। तो आपकी तेज गति आपको केवल और जल्दी गलत मंजिल पर पहुंचाएगी। सही बात है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य मिशन ही इस 60 दिन के रोड मैप को डिकोड करना है। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे इस विशाल महासागर जैसी जानकारी को बिना रटे एक बहुत ही तार्किक तरीके से छोटे-छोटे हिस्सों में मास्टर किया जा सकता है। हम्म। और हाँ, शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है, इस 60 दिन की विंडो का जो लक्ष्य है, वो कोई एब्सोल्यूट परफेक्शन हासिल करना बिल्कुल नहीं है। मतलब 60 दिनों में कोई भी रातों-रात वैज्ञानिक तो नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका असली मकसद है स्पष्टता लाना, एक कड़ा अनुशासन बनाना और एक ऐसी मजबूत नींव खड़ी करना जिस पर आगे चलकर 12वीं कक्षा की पूरी इमारत टिक सके। एग्जैक्टली। और इस रणनीति का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगा, वो है इसका आर्किटेक्चर। मतलब रोडमैप सिलेबस को 3 बहुत ही विशिष्ट चरणों या फेजेस में बांटता है। और इसमें जो सीक्वेंस तय किया गया ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, मन किया तो कुछ भी पढ़ लिया। बिल्कुल, लेकिन फर्क पड़ता है। स्रोत के अनुसार फेज 1 में सबसे पहले हमें फिजिकल केमिस्ट्री से ही शुरुआत करनी है। और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट दिखता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह से गणित, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित है। मतलब ये आगे आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए एक तार्किक आधार तैयार कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस नींव का जो सबसे पहला पत्थर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। रोडमैप इसे मास्टर चैप्टर कहता है। और वो इसीलिए क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को मास्टर की बिना फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में हाथ डालना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर किसी को मोल की सटीक गणना करना ही नहीं आता, तो ये पता ही नहीं चल सकता कि कितनी मात्रा में कौन सा रसायन प्रतिक्रिया कर रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल किसी नई भाषा की वर्णमाला यानी अल्फाबेट सीखने जैसा हो गया। जैसे बिना एबीसीडी सीखे कोई सीधे उपन्यास तो नहीं पढ़ सकता ना। बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट को समझे बिना केमिस्ट्री की भाषा को पढ़ना या उसका कोई भी समीकरण हल करना असंभव है। और एक बार जब ये मोल का दरवाजा खुल जाता है, तो रोडमैप तुरंत स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना की ओर ले जाता है। और देखिए यहीं पर इस रोड मैप की असली खूबी नजर आती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम केवल एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम करता है, एक ब्रिज है ये। वो कैसे? हम्म, अक्सर लोग सोचते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की जो गणितीय दुनिया है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सैद्धांतिक दुनिया बिल्कुल अलग-अलग हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर, तो हम असल में ये समझ रहे होते हैं कि कोई तत्व अंदर से दिखता कैसा है। अच्छा, मतलब उसकी बनावट। हाँ, उदाहरण के लिए जब हमें पता चलता है कि सोडियम के बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सोडियम इतना अधिक प्रतिक्रियाशील क्यों है। हमें बस उसका लॉजिक समझ आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सही तरीका है। और उस लॉजिक को समझने के बाद रोड मैप एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बुनता है। इसके बाद नंबर आता है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स और आखिर में इक्विलिब्रियम। अगर इस सीक्वेंस को कोई ध्यान से देखे, तो ये एक के बाद एक कड़ियां जुड़ने जैसा लगता है। एग्जैक्टली ये पूरी तरह से एक नैरेटिव आर्क है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में सारा ध्यान केवल ऑक्सीडेशन नंबर की गणना करने और समीकरणों को बैलेंस करने पर होता है। आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का खेल। बिल्कुल। अब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ऊर्जा में भी बदलाव आएगा। ऊर्जा या तो निकलेगी या फिर सोख ली जाएगी।
और यहीं पर थर्मोडायनामिक्स की एंट्री होती है। हाँ, जो ऊर्जा के नियमों को समझाता है। सही कहा। ये चैप्टर उन ऊर्जा परिवर्तनों को और ऊष्मा के नियमों को समझाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, ऊर्जा में बदलाव हो गया, तो आखिर में वो प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना, मतलब एक संतुलन बनाएगी, और वही है इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही। और इक्विलिब्रियम एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा जटिल चैप्टर है। इसे एक साथ पचाने की कोशिश करना अक्सर भारी पड़ जाता है स्टूडेंट्स पर। हाँ, काफी डरते हैं लोग इससे। इसीलिए रोड मैप इसे 3 छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटने पर जोर देता है: फिजिकल, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड नहीं पड़ता। तो ये तो था फेज 1, जहां एक लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मजबूत आधार बन गया। हाँ, अब जब हम फेज 2 में आते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक फाउंडेशन है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही आम धारणा आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। तो हमेशा से यही माना जाता है कि ये तो बस रटने वाला विषय है, मतलब इसके अपवाद और इसके बेहिसाब तथ्य सिर्फ रट कर ही पास किए जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हमारा स्रोत तो इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहा है। वो कह रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने पर नहीं, बल्कि बुनियादी प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स को समझने पर निर्भर करती है। तो ये बिना रटे कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ पर वो पुल वाली बात वापस काम आती है जो हमने अभी डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एग्जैक्टली। जब फेज 1 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लॉजिक समझ आ गया, तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर कोई रटने का विषय नहीं रह जाता। सारा का सारा फोकस पीरियोडिक ट्रेंड्स पर आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक तरह के टग ऑफ वॉर या रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। जब 2 परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, तो कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तय करती है। और दूसरी तरफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीधा सा मतलब है कि किसी परमाणु से उसका एक इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मतलब कितनी ताकत लगेगी? हाँ, जब हम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे या फिर बाएं से दाएं जाते हैं, तो ये गुण एक बहुत ही खास पैटर्न में बदलते हैं। रोड मैप का पूरा फोकस इसी बात पर है कि हर एक तत्वों के गुणों को अलग-अलग रटने के बजाय उस पैटर्न को समझा जाए। हाँ, अगर लॉजिक समझ में आ गया, तो जो अपवाद है वो भी अपने आप समझ आ जाते हैं। अरे वाह, मतलब रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी इनऑर्गेनिक फाउंडेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग को। हाँ, बिल्कुल। रोड मैप इसे एक मस्ट डू चैप्टर मानता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT कहते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना अनिवार्य बताया गया है। और वो इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स वास्तव में बनते कैसे हैं, ये बिना हाइब्रिडाइजेशन के नहीं समझा जा सकता। इसे अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें, तो हाइब्रिडाइजेशन अलग-अलग आकार और ऊर्जा वाले परमाणुओं के कक्षकों यानी ऑर्बिटल्स का आपस में मिलकर एक नई समान आकार वाली संरचना बनाने की प्रक्रिया है। कुछ ऐसा जैसे अलग-अलग रंग की मिट्टी मिलाना। बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे अगर अलग-अलग रंग की मिट्टी को मिलाकर एक समान रंग का नया बर्तन बनाया जाए, कुछ वैसा ही परमाणु भी करते हैं ताकि वे एक स्थिर बॉन्ड बना सकें। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT इस बात पर जोर देती है कि जब परमाणु जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं ना, तो वे अपनी व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह खो देते हैं। अच्छा, मतलब वो अब एक यूनिट बन गए? हाँ, इलेक्ट्रॉन अब किसी एक परमाणु के नहीं रहे, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल के हो जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना आगे बढ़ना लगभग असंभव है। तो अब तक हमने फेज 1 में फिजिकल केमिस्ट्री का लॉजिकल बेस बनाया, और फेज 2 में उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स को समझ लिया। अब रोडमैप हमें तीसरे और यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण की ओर ले जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिकोड करना। जो कि सबको डराता है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर एक भूल भुलैया की तरह लगती है, जहां बस असंख्य प्रतिक्रियाएं और फॉर्मूले भरे पड़े। लेकिन फेज 3 का उद्देश्य इसे बिल्कुल सरल बनाना है। यहां मूल मंत्र है कि प्रतिक्रियाओं को आग बंद करके रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों यानी वाई को समझना। और वो समझना बहुत जरूरी है।
कोई विशेष रिएक्शन क्यों हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये समझे बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल हवा में तीर चलाने जैसी है। और इस क्यों को समझने के लिए रोड मैप द बिग 3 पर पूरा जोर देता है। द बिग 3? हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 मूलभूत स्तंभ हैं: नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे जीओसी भी कहा जाता है। मतलब इन तीनों को मास्टर किए बिना ऑर्गेनिक में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि द बिग 3 असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का व्याकरण है, इसकी ग्रामर है। जब हम जीओसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं क्या? हाँ, इसे एक पानी से भरे गुब्बारे की तरह सोचिए। अगर कोई गुब्बारे को एक तरफ से दबाता है तो पानी खिसक कर दूसरी तरफ चला जाता है ना। हाँ, बिल्कुल जाता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अलग अलग प्रभावों के कारण इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिसक जाते हैं, जिससे एक हिस्सा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है। और यही वो जगह होती है जहां कोई बाहरी तत्व आकर हमला करता है और रिएक्शन हो जाती है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आता, तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक रटा हुआ समीकरण ही रहेगी। कमाल का एनालॉजी है ये पानी के गुब्बारे वाला। और इसके बाद जब हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर की बारी आती है तो रोड मैप एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सीमा खींच देता है। हाँ, बहुत सख्त। हाइड्रोकार्बन्स के लिए पूरी तरह से केवल एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में दी गई प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित रहने का निर्देश है। इधर उधर की भारी भरकम किताबों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देखिए, जब समय केवल 60 दिन का होना, तो ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, ये जानने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दी गई हैं, वो 12वीं कक्षा की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मजबूत शुरुआत के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। अपनी सीमाओं को पहचानना इस रोड मैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही बात है। अब देखिए, ये तो हो गई पूरी विषयगत रणनीति कि किस क्रम में पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। लेकिन ये सब सिर्फ एक कागजी प्लान बनकर रह जाएगा अगर इसे हर दिन लागू करने का कोई तरीका ना हो। बिल्कुल, बिना एग्जीक्यूशन के क्या फायदा। इसीलिए रोड मैप हमें बहुत ही सटीक 5 चरणीय दैनिक एक्शन प्लान देता है, जिसे हर एक चैप्टर पर लागू करना है। इस प्लान का पहला कदम है शॉर्ट नोट्स बनाना। और यहाँ साफ निर्देश है कि शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूले और प्रमुख प्रतिक्रियाओं के ट्रिगर पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ कॉपी करने की सख्त मनाही है। और इसका दूसरा कदम है क्लास के सवाल हल करना। जो भी प्रश्न कक्षा में या शिक्षकों द्वारा पहले से हल कराए गए हैं, उनका खुद से दोबारा अभ्यास करना सबसे पहला काम होना चाहिए। वो क्यों? वो तो पहले ही सॉल्व्ड है। वो इसलिए क्योंकि शिक्षक अक्सर उन सवालों को चुनते हैं जो उस चैप्टर के सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कवर करते हैं। ये दिमाग को उस चैप्टर के पैटर्न को पहचानने के लिए प्राइम कर देता है, जिससे आगे के लिए समय की बहुत बचत होती है। समझ गया। और तीसरा कदम है DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को पूरा करना। रोड मैप इसे एक अनिवार्य दैनिक आदत बनाने पर जोर देता है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि परीक्षा के लिए आवश्यक स्पीड का निर्माण करना है। हाँ, स्पीड बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे यहाँ एक्शन प्लान के अगले 2 कदमों को लेकर एक अजीब बात नजर आई है। क्या बात है? देखिए, चौथा कदम कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ें और इसे अपनी बाइबल माने, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण थियरी छूट ना जाए। और 5वां कदम है पिछले 10 वर्षों के PYQs हल करना। मेरी उलझन जो है वो पहले और चौथे कदम को लेकर है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी। हाँ, एक तरफ रोड मैप कह रहा है कि नोट्स बनाते समय लंबे पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि एनसीईआरटी को अपनी बाइबल मानकर पढ़ो ताकि कोई थ्योरी ना छूटे। अगर थ्योरी इतनी ही अहम है तो हम उसे नोट से पूरी तरह बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मतलब इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे इंसानी दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग का विज्ञान छिपा है। यहाँ सैद्धांतिक पढ़ाई, जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं, और त्वरित रिवीजन, जिसे रिट्रीवल कहते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। एनकोडिंग और रिट्रीवल। हाँ, जब कोई एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो विषय की गहराई और उसके पीछे की पूरी कहानी को समझ रहा होता है। वो असल में दिमाग में कॉन्सेप्ट को एनकोड कर रहा होता है। लेकिन जब परीक्षा से एक दिन पहले या त्वरित रिवीजन का समय आता है तो पूरी किताब को वापस नहीं पढ़ा जा सकता ना। बिल्कुल नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। उस समय काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स।
शॉर्ट नोट्स में लिखे गए कीवर्ड्स और फॉर्मूले केवल रिट्रीवल क्यूज की तरह काम करते हैं। जैसे ही आंखें उन छोटे कीवर्ड्स को देखती हैं, दिमाग अपने आप एनसीईआरटी में पढ़ी गई उस पूरी थ्योरी को बैकग्राउंड से वापस खींच लाता है। इसलिए थ्योरी समझने के लिए किताब जरूरी है, लेकिन मेमोरी को तेजी से ट्रिगर करने के लिए शॉर्ट नोट्स का होना अनिवार्य है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए किताब, मेमोरी ट्रिगर करने के लिए शॉर्ट नोट्स और स्पीड बढ़ाने के लिए डीपीपीज, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल, एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन रोड मैप का जो आखिरी हिस्सा है वो इन सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है मुझे, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन अध्ययन सामग्री, सबसे तार्किक क्रम और सबसे मजबूत एक्शन प्लान भी तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि उस प्लान पर अमल करने वाले व्यक्ति का मानसिक अनुशासन सही न हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में, है ना? ज्ञान हासिल करना एक बात है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करके लगातार 60 दिनों तक उस फोकस को बनाए रखना एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए रोड मैप सफलता के रिकवरी के 3 स्तंभ यानी 3 पिलर्स ऑफ रिकवरी प्रस्तुत करता है। वो क्या है? पहला स्तंभ है अपना पूरा समग्र प्रयास या ओवरऑल एफर्ट बढ़ाना, मतलब जो ऊर्जा पहले लगाई जा रही थी उससे आप काम नहीं चलेगा। दूसरा स्तंभ है अपनी दिशा को सुधारना, विशेष रूप से डिजिटल शोर को कम करके। और तीसरा स्तंभ है निरंतर रिवीजन और टेस्टिंग के प्रति बिना किसी समझौते के प्रतिबद्ध रहना। लेकिन इन 3 स्तंभों को खड़ा रखने के रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे स्रोत RRR डिस्ट्रैक्शन ट्रैप कहता है। इन 60 दिनों के दौरान अगर पूर्ण निरंतरता बनाए रखनी है तो इन 3 R से तो पूरी तरह बचना ही होगा। बिल्कुल बचना होगा। पहला R है रील्स या शॉर्ट्स, दूसरा R है रिलेशनशिप्स, यानी ऐसे रिश्ते जो भावनात्मक रूप से ध्यान भटकाते हैं, और तीसरा R है टॉक्सिक रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मतलब जहरीले रिश्तेदार और ऐसे दोस्त जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं। ये तीनों बहुत खतरनाक है। अगर हम इस RRR ट्रैप को समझने की कोशिश करें तो ये मुझे हमारे कंप्यूटर में खुले हुए उन 50 भारी भरकम ब्राउज़र टैब्स की तरह लगता है जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहे हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। मतलब जब हम इंटरनेट ब्राउज़र में 50 टैब एक साथ खोल देते हैं तो कंप्यूटर की जो रैम होती है वो पूरी तरह से भर जाती है और सिस्टम हैंग होने लगता है। इंसानी दिमाग भी ना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और जब कोई रील स्क्रॉल करता है या किसी टॉक्सिक रिश्तेदार के ताने को दिमाग में घुमाता रहता है तो वो केवल अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा होता, वो असल में अपनी उस बेशकीमती मेंटल रैम को खत्म कर रहा होता है। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि जब वही व्यक्ति किताब खोलकर हाइब्रिडाइजेशन या मोल कॉन्सेप्ट के मुश्किल लॉजिक को समझने की कोशिश करता है तो उसके पास उसे प्रोसेस करने के लिए वो दिमागी ऊर्जा बचती ही नहीं है। फोकस और मानसिक स्पष्टता जो है, जिसे बनाने के लिए पूरा रोड मैप डिजाइन किया गया है, वो उन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस के शोर में पूरी तरह खो जाती है। सही बात है। इसीलिए बिना इस RRR ट्रैप को काटे इस रोड मैप का कोई भी चरण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। 60 दिनों में किसी विषय को मास्टर करने का मतलब उसमें परफेक्शन हासिल करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा स्पष्ट और तार्किक रास्ता चुनना जहां रटने की कोई जगह ना हो। बिल्कुल। फिजिकल केमिस्ट्री की तार्किक नींव से शुरुआत करना ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत बने, फिर उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझना, और अंत में द बिग 3 को मास्टर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्यों को डिकोड करना। और इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए उस 5 चरणीय दैनिक योजना को अपनी दिनचर्या बना लेना, जैसे शॉर्ट नोट्स, क्लास के सवाल, अनिवार्य DPPs, NCERT का अध्ययन और PYQs। और इन सब के ऊपर अपने दिमागी कंप्यूटर की रैम को बचाने के लिए उस RRR डिस्ट्रैक्शन ट्रैप को हमेशा के लिए बंद कर देना। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये पूरा का पूरा ढांचा केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत ब्रॉड है। अगर गहराई से देखा जाए तो चरणों में सीखने की ये प्रक्रिया, दैनिक आदतों का निर्माण करने की रणनीति और विनाशकारी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का ये मनोविज्ञान, इसे किसी भी नई स्किल को सीखने पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कोडिंग में महारत हासिल करना हो या किसी भी नए क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत करनी हो। बिल्कुल सही कहा, ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है।
अब जैसे ही हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के आखिरी मोड़ पे पहुंच रहे हैं, मैं एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ जिस पर खुद से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। इस रोड मैप ने हमें ये तो बता दिया कि 60 दिनों के भीतर किसी कठिन सिलेबस को स्पष्टता के साथ कैसे समेटा जाए, पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन 61वें दिन क्या होता है? और ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया का असल लिटमस टेस्ट है। एग्जैक्टली एक बार जब ये 60 दिन का इंटेंस रोड मैप खत्म हो जाता है, जो कि एक स्प्रिंट यानी तेज दौड़ की तरह था, तो उसे एक मैराथन में कैसे बदला जाए? 61वें दिन बिना वापस उसी RRR ट्रैप में गिरे कोई इस उच्च स्तरीय अनुशासन को अपनी सामान्य दिनचर्या या मेंटेनेंस मोड में कैसे बदल सकता है? ये सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। उस एक्सेलरेटर से थोड़ा सा पैर हटाने के बाद अपनी निरंतरता को टूटने से कैसे बचाया जाए, ताकि हम वापस उसी भूल भुलैया में न खो जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी रोड मैप या स्रोत में नहीं लिखा होता। हाँ, ये खुद ही खोजना पड़ता है। सही कहा। इस चुनौती का सामना और इसका समाधान हर एक सीखने वाले को खुद अपने भीतर खोजना होगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।